आज हम लोग राजनीति शास्त्र खंड ब पाठ संख्या 7 प्रारंभ करेंगे। पाठ 7 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व का मतलब होता है वर्तमान विश्व में। समकालीन का मतलब क्या होता है? आज के विश्व में या आज के विश्व में सुरक्षा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा का मतलब पहले जानना होगा। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का मतलब क्या होता है और सुरक्षा का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और हमें आपको अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। तो यह मुद्दा थोड़ा सा व्यापक है। समकालीन विश्व में, कहा विश्व मतलब संसार। अगर हम एक राज्य की बात कर ले जैसे भारत या पाकिस्तान या अमेरिका या चीन, तो हर देश या हर राज्य में वहाँ के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार होती है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। एनडीए गठबंधन दल के नेता बिहार में कौन है? श्रीमान नीतीश कुमार हैं। और बिहार की शासन व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के ऊपर है। गलत या सही? पूरे भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी, पूरे भारत के सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिम्मे है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे भारत में सरकार है और आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। नाम है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्या विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका जो नहीं मानता है उसे क्या करती है? दंड देती है। तो मुद्दे की बात है कि अगर विधायिका विधि बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू करवाने के लिए प्रेशर दिया, लेकिन यदि लोग उसके बातों को फॉलो नहीं किया तो न्यायपालिका क्या करते? दंड देती है। लेकिन आप बताइए, कोई भी एक बच्चा हमको बता दो कि संसार में ऐसा कोई संसद है या ऐसा कोई न्यायालय है या ऐसी कोई सरकार है या ऐसी कोई संस्था है जो संपूर्ण विश्व में शासन को चला सके, जिसके आदेश को सभी लोग फॉलो कर सके? बताइए, ऐसा है? नहीं है। कि है? एक नैतिकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चीन के बीच एक छोटी सी सीमा रेखा है। एक नैतिकता हम लोग के अंदर है कि हम सीमा के उधर नहीं जाते, वो हमारे सीमा के इधर नहीं आता है। एक सामान्य सी बात है, मानवीय अवधारणा है कि हम दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप क्यों करें। गलत कि सही? तो विश्व में जो शांति व्यवस्थाएं चल रही हैं, हर देश में संसद है, न्यायालय है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सब कुछ है, पुलिस प्रशासन है, हर देश की अपनी अपनी सेनाएं हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, हर देश में अपना एक संविधान होता है। लेकिन विश्व का ऐसा कोई संविधान ही नहीं है, विश्व की कोई सरकार ही नहीं है, विश्व का कोई संसद ही नहीं है। लेकिन फिर भी विश्व में क्या है? शांति है ना। तो ये जो शांति है, ये हमारी और आपकी क्या है? नैतिकता है। गलत सही? जैसे आप शहर में घूमने जाते हैं, कई दुकान ऐसा होता है जिस दुकान पर कोई आदमी नहीं होता बैठा हुआ, किसी काम से बाहर चला गया रहता है। तो आप बताइए, क्या उसके दुकान में से आप सामान उठा लेते हो? नहीं। एक नैतिकता होती है कि दुकानदार नहीं है या तो उसका वेट करेंगे। क्या करेंगे? वेट करेंगे।
या नहीं तो दूसरे के दुकान में जाके हम सामान क्रय करेंगे। सत्य बात है। या तो क्या करेंगे, वेट करेंगे, या दूसरे के दुकान में जाके हम सामान को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। बात ही ना होती है, किससे ज्यादा होती है, इतना ही बात होती है। तो ये क्या है, नैतिकता है। तो लेकिन प्रश्न है कि नैतिकता ये कहता है कि हम किसी के मामले में हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के बातों को फॉलो करें। एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोला। ठीक है, थोड़ा क्लास के बाद हम भेज दीजिए। हमने कहा तो सुरक्षा है, और यह सुरक्षा के नैतिक अवधारणा या विचारधारा हम सबकी बन गई कि हम किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा का अर्थ, टॉपिक पहला देता है आपका कि सुरक्षा का अर्थ व विडंबना। पहला आपका टॉपिक सुरक्षा का अर्थ और इसकी क्या है, विडंबना। तो संसार में जितने भी देश हैं, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को राज्य ही कहा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश हैं, उसे देश कहो या राज्य कहो, कोई अंतर नहीं। सुरक्षा का अर्थ और विडंबना की बात करें तो हर राज्य या हर देश अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखना उसका मौलिक कर्तव्य है। क्योंकि अगर वो अपने अस्तित्व को नहीं बना के रखेगा तो आने वाले वर्षों में उस देश का नामो निशान ही क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। गलत कि सही? जैसे भारत की बात करते तो भारत हमेशा परेशान रहता है अपने पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना से। चाइना जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाका है, जहां दोनों की सीमाएं आपस में क्या होती है, सटती हैं, वो अपने आर्मी चौकी को थोड़ा थोड़ा आगे घुसकाते रहता है। गलत कि सही? अगर नरेंद्र मोदी ये सोच ले कि मेरा क्या जाएगा इसमें, हम कहे चीन से दुश्मनी मोल ले व्यक्तिगत रूप से, तो नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है? नहीं, नरेंद्र मोदी देश के 1 अरब 35 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला है। वो देखते हैं अगर थोड़ा थोड़ा खिसकेगा तो हम अगर ध्यान न देंगे तो एक समय आएगा कि पूरे और आगे बढ़ जाएगा, हमारे देश के सीमा को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो अन्य काम को छोड़ते हैं और पूरा फोकस क्या करते हैं, वही करते हैं। और जिस प्रकार का जवाब उनका, प्रश्न उनका आता है, उसका ही उसी के वजन के अनुसार अभी क्या देते हैं। तो हर राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं, उनका परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि अपने राज्य की रक्षा करें। साथ ही ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई समझौता ना करे कि उनके राज्य की अस्मिता, उनके राज्य के सम्मान के साथ क्या हो, खिलवाड़ हो। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, नीति बनाता है। गलत कि सही? जैसे अगर हम बात करें सुरक्षा के प्रश्न पर ही, एक देश है मिस्र, कौन है, जो पड़ता है अफ्रीका महादेश में, और एक देश है सीरिया, कौन है, सीरिया। इन दोनों ने मिलकर
एक नए राष्ट्र की कल्पना कर लिया जिसका नाम था संयुक्त अरब गणराज्य या गणतंत्र। क्या नाम था? संयुक्त अरब गणतंत्र, UAE निर्माण कर लिया। तो इन दोनों ने मिलकर एक नया गणतंत्र बना लिया कि दोनों का हम लोग का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसी में देखते हैं कि कई बार कई देश छोटे देश को हड़प लेता है। जैसे हम बात करते हैं कि 1959 में चीन ने किसे हड़प लिया? 1999 में चीन ने किसे हड़प लिया? मकाओ को। मकाओ को हड़प लिया। गलत कि सही? इतना ही नहीं, 1936 की बात कर लें, इटली ने किसे हड़प लिया? इथियोपिया को हड़प लिया। तो हड़पने और टूटने का पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि अपने देश की सुरक्षा। दो देश संधि इसलिए करता है कि दोनों सोचता है, चाहता है कि अगर हम संधि कर लेंगे तो हमारे देश पर किसी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं होगी। और एक देश संधि को इसलिए तोड़ देता है कि उसे लगता है कि इसके साथ यदि हमारी मित्रता बनी रहेगी तो हमारे देश की सुरक्षा को क्या रहेगा? खतरा होता रहेगा। जैसे 1954 में अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ एक समझौता किया था। गलत या सही? 1954 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ एक क्या किया था? समझौता किया था। वो अखरा हो, उस समझौता का नाम तुम्ही को बताना है। 1954 में इंडिया का चीन के साथ एक समझौता हुआ था, उसका नाम बताना है। कौन कौन बता सकता है? देखिए, नहीं हाथों नहीं उठाया, खड़ा हो, नाम बताओ। पंच कब हुआ था? पंचशील। पंचशील समझौता कब हुआ था? हाँ, 1954 में हुआ था। क्यों समझौता किया? कि हमारे राष्ट्रीय हित की इससे क्या होगी? रक्षा होगी। लेकिन चीन तो साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता है, आपको बता दिया हूं। चीन देखा ही समझौता को फॉलो करते रहेंगे तो हम छोटे से जितना हमारा मानचित्र उतना ही दब के रह जाएंगे। उसने 1959 में समझौता को रख दिया ताक पर और किसे हड़प लिया? तिब्बत को हड़प लिया। 99 में मकाओ को हड़प लिया। 1962 में, अक्टूबर 1962 में भारत के एक राज्य था नीफे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, का ही तो मेरा है। उसे लगा चीन को कि शायद इस इलाका को हड़प लेंगे तो हमारे मानचित्र तो बढ़ेगा, लेकिन मानचित्र बढ़ने के साथ साथ हमारी राष्ट्र की क्या होगी? सुरक्षा होगी। तो ऐसे अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए विडंबना क्या है कि कुछ लोग संधि करते हैं, कुछ लोग संधि को तोड़ते हैं, कुछ देश आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, कुछ लोग संगठन से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। गलत सही? जैसे 2016 में 1972 ईस्वी में इंग्लैंड एक संस्था का मेंबर बना था। आप बता सकती हैं? नहीं, बैठ जाइए, बोलिए। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। पहले नाम था यूरोपीय संघ, अब नाम पड़ गया यूरोपियन यूनियन। गलत सही? 1957 में इसकी स्थापना हुई, 1958 से काम करना शुरू कर दिया। गलत कि सही? इंग्लैंड यूरोपीय संघ का सदस्य बना, लेकिन उसे लगा कि अब हमें यूरोपीय संघ में रहने की कोई जरूरत, हम जिस उद्देश्य को लेकर यूरोपीय संघ का मेंबर बने थे, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या हो गया? पूरा हो गया। तो 2016 में इंग्लैंड अपने आप को यूरोपीय संघ से क्या कर लिया? बाहर कर लिया। और यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए वहां मतदान हुआ था जिसका नाम था ब्रेक्जिट। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वहां एक प्रक्रिया चलाया था, चुनावी प्रक्रिया, जिसका नाम क्या था? ब्रेक्जिट। तो इटली ने इथियोपिया को हड़प लिया,
अब सवाल उठता है कि हर राज्य अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है? शांति करता है, अपने राज्य के अंदर शांति बनाए रखता है। किसी देश को हड़प लेता है, लगता है कि इसको मिला लेंगे तो उपद्रव नहीं करेगा। जैसे आपको बता दें, इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग काहे कर दिया? यहां भी एक कूटनीति थी, एक चाल थी। इंडिया को लग रहा था कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान है, यह दोनों दो तरफ से हमको परेशान करता है, लेकिन यदि एक को तोड़ दिया जाए तो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है बरकरार रहेगी। दूसरी बात, इंडिया ने 1971 में इंडिया मतलब भारत किससे दोस्ती किया? रूस से मित्रता सहयोग की संधि कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व शीत युद्ध में चला गया था। विश्व पूंजीवाद और समाजवाद नामक दो गुट में बट गया था। गलत कि सही? लेकिन प्रश्न ये है, अमेरिका पूंजीवाद को फैलाना चाह रहा था, रूस साम्यवाद को फैलाना चाह रहा था, भारत तुरंत आजाद हुआ था, उसे दोनों के सपोर्ट की जरूरत थी। यह एक गुट निरपेक्षता की नीति को बनाना चाह रहा था, लेकिन देखा कि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में जा रहा है, चीन के विचारधारा को अपना रहा है। और 1971 में जब भारत से विवाद बढ़ गया वही बांग्लादेश के प्रश्न पर पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का अंदरूनी मदद अमेरिका ने भी किया था और चीन ने भी किया था। तो भारत को हम मजबूरी थी कि रूस का दामन पकड़ ले, क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने वाला कौन था उस समय? तो हमारी मजबूरी थी कि हम अपने देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए क्या करें? किसी न किसी देश से क्या करें? समझौता करें, संधि करें, दोस्ती करें। हालांकि इंडिया करना चाहता नहीं था, दोनों को सहयोग लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि वह क्या कर ले? समझौता कर ले, संधि कर ली। इतना ही नहीं, 1948 की बात करें, कब की बात करें? 1948 में 4-5 देश मिलकर एक संधि किया था। उस संधि का नाम था ब्रुसेल्स की संधि। ब्रुसेल्स की संधि कौन कौन देश किया? फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इन देशों ने मिलकर 1948 में कौन संधि किया? ब्रुसेल्स की संधि किया। लेकिन संधि चला नहीं। समझौता या दोस्ती तब तक चलती है जब तक एक दूसरे में स्वार्थ की भावना नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाएगी, अपनत्व की भावना आ जाएगी, केवल और केवल अपने बारे में सोचने लगेंगे, तो वह दोस्ती क्या होगी? नहीं चलेगी। वह संगठन या वह गठबंधन क्या होगा? चलेगा। लंबा सफर तय, टूट गया। और यही ब्रुसेल्स की संधि जब टूटा तो 1949 में क्या बन गया? NATO, एक सैनिक गुट बना दिया अमेरिका ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो प्रश्न है कि हर देश अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किसी न किसी से क्या करता है? संधि करता है, समझौता करता है, अपने देश में किसी देश को मिला लेता है या अपने देश को कई बार तोड़ देता है। जैसे 1947 की बात करें, भारत का बंटवारा करना बेहद जरूरी हो गया था। अगर विभाजन नहीं होता तो सांप्रदायिकता की आग इतने देश में फैल गई थी। गलत सही? जैसे कल अपने देश में घटना घटी है, कोर्ट में बम फूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए हमें। एक नौजवान जाता है किसी टेलर में अपना ये नपवाने कपड़ा, पहले क्या नहीं, हम कल सुने
हाँ, नूपुर शर्मा का वो समर्थन किया, दर्जी वाला ही उसके पूरा एक वीडियो बना के गर्दन को काट दिया राजस्थान के उदयपुर जिला में। पूरा हम कल टीवी देखे, न्यूज पूरा चर्चा चल रहा था। क्या है ये मानवता? पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हमको कल पता चला, किसी ने कुछ बोल दिया, हमको क्या मतलब है? हम लोग मिलजुल के रहे। सीधा उसको पर जवाब डाले, भाई तू माफी मांग लो। हालांकि उसने माफी भी मांग लिया। फिर मुद्दा जो है इस्तीफा भी दे दिया। फिर मुद्दा जो हो तो मेरा का नाटो बना। अब प्रश्न है कि हर देश अपने यहाँ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संधि करता है, समझौता करता है। कई बार देखता है कि अगल बगल का देश हमारे लिए खतरा बन सकता है, उस देश को हड़प कर मिला लेता है, क्योंकि हम नहीं मिलाएंगे तो कोई दूसरा मिला लेगा। गलत या सही? सही बात है ना। उदाहरण छोटा सा कि आपके घर के बगल में छोटा सा किसी का जमीन है, आप कई बार उस जमीन को कर्जा उर्जा भी लेके खरीद लेते हैं। सोचते हैं कि अगर हम ना खरीदेंगे, कोनो बदमाश आदमी आके खरीद लेगा तो हमेशा हमको परेशान करेगा। ऐसा तो आपके पिताजी सोचते हैं ना। तब जैसे तैसे प्रयास करते हैं कि नहीं, हमारे अगल बगल में कोई उपद्रवी लोग आके न रह जाए, ताकि हमारे घर में जो शांति व्यवस्था उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ऐसे ही लोग तोड़ता जोड़ता है। लेकिन प्रश्न है कि सुरक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए। मुद्दा आता है कि सुरक्षा का प्रबंधन कैसे हो। हमें सुरक्षा का मैनेजमेंट किस तरीके से करना होगा, प्रबंधन किस तरीके से करना होगा। तो सुरक्षा का प्रबंधन करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। क्या करना होगी? सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। मतलब सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। बच्चा चौकी पर खेल रहा है, छोटा बच्चा है, अब केवल मां का ही उस पर ध्यान जाए कि कहीं गिर ना जाए तो बच्चा गारंटी है गिरवे करेगा। घर में जितने मेंबर हैं सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चा अगर चौकी पर बैठकर खेल रहा है तो माँ अगर किसी काम करने में व्यस्त हो गई है तो उसके पापा की भी जिम्मेवारी बनती है, उसके बड़े भाई बहन की जिम्मेवारी बनती है, दादा दादी चाचा चाची सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर है तो उस पर नजर बनाए रखें कि कहीं बच्चा को थोड़ी पता है कि नीचे जाएंगे तो गिरिए जाएंगे। उसे ऊंचाई और गहराई से कोई बेसिक नॉलेज तो नहीं है, वह अज्ञानी है। संवेदनाएं उनके अंदर अभी क्या है, नहीं है। उसकी संवेदना और भावना केवल उसकी मां से जुड़ी रहती है, बाकी किसी से जुड़ी नहीं रहती है। तो प्रश्न है कि सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि सामूहिक सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर सभी शांति प्रेमी देश लोग चाह ले कि यदि कोई आक्रामक देश है तो मिलजुल कर उसके विरुद्ध में नारा लगाना शुरू कर दे, तो वह भी डर से या प्रेम से या सम्मान के सुरक्षा की खातिर लड़ाई कर देगा। जैसे अभी तक सामूहिक सुरक्षा का प्रयास पहली बार किया गया था 1950 में, कि जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। हम इसको सीधे कहें कोरिया की लड़ाई। कोरिया का युद्ध कब हुआ? 1950 में, जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया था। अमेरिका ने धमकी दिया, ट्रूमैन ने, कि लड़ाई को रोको नहीं तो क्या करेंगे, हम परमाणु बम पटक देंगे। क्या है? हड़पने के लिए नहीं, कि दोनों लड़ेगा तो अगल बगल के देश में क्या पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। तो ऐसा ही शीत युद्ध चल रहा है। तो सामूहिक सुरक्षा का पहला उदाहरण 1950 में कोरिया की लड़ाई में, और दूसरा उदाहरण 1990 के खाड़ी युद्ध में देखा जा सकता है, कि जब इराक ने कुवैत को हड़प लिया। इराक ने कुवैत को हड़प लिया तो सुरक्षा परिषद के कहने पर, किसके कहने पर? सुरक्षा परिषद के कहने पर 34 देशों की लगभग 6,60,000 सैनिक अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला बोला था। क्यों? क्योंकि इराक ने कुवैत को हड़प लिया, और इराक थोड़ा कुवैत से बहुत बड़ा है, ताकतवर है। तो ऐसा नहीं कि कोई देश अगर यदि छोटा है, जैसे इंडिया के बगल में नेपाल है और इंडिया और चीन के बीच में नेपाल है, तो मतलब ये नहीं कि इंडिया या चीन नेपाल को हड़प ले।
अगर ये दोनों हड़पने का प्रयास करेगा तो यहाँ पुनः सामूहिक सुरक्षा की बात होगी और यूएनओ यहाँ पर क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। तीसरा, शक्ति का संतुलन। दूसरा, विश्व में सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा तो क्या करना होगा, शक्ति का क्या करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा, माने शक्ति को बराबर करना पड़ेगा। अब कहेगा सर शक्ति का संतुलन का मतलब क्या होता है, 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें, शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि किसी राज्य को इतना ज्यादा बलवान ना होने दिया जाए कि वह दूसरे देशों के लिए क्या बन जाए, क्या बन जाए, खतरा बन जाए। या दूसरा पक्ष कहता है यदि कोई कमजोर देश है तो उसे भी बलवान बनाने का प्रयास किया जाए। जैसे सीटीबीटी आया, एक संधि आया, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। अमेरिका ने दबाव देकर कई देशों से सिग्नेचर करवा लिया। इंडिया की बारी, इंडिया कहता कि ना करेंगे, क्योंकि संधि क्या है, भेदभावपूर्ण है। यह संधि कहती है कि विश्व के 5 देश ही परमाणु संपन्न रहेंगे, अन्य देश परमाणु संपन्न नहीं होंगे। भेदभावपूर्ण है ना, कि आप अमीर हो गए तो आप ही अमीर रहो, अन्य किसी को अमीर होने की जरूरत नहीं है, सब मेरे पीछे पीछे रहो। इंडिया कहता है कि हम इस पर सिग्नेचर तब करेंगे जितने परमाणु संपन्न देश है वो कर दे, और जितना तुम्हारे पास है उतना हम बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे पड़ोसी चीन के पास परमाणु बम है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। तो जब भी किसी बात पर मतभेद होगा तो हमको धमकाएगा ना बार बार कि आपके घर में 10 लाठियां हैं और मेरे घर में लाठी एक भी नहीं है, तो नियम बना दो कि नहीं तुम्हें अपने घर में लाठी नहीं रखना है। जैसे 1919 में वर्साई की संधि हुई, क्या जी, 1919 में वर्साई की संधि हुई, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर दबाव डाला गया कि आप 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकते हैं, आप अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। परिणाम क्या, हिटलर पैदा हो गया। ये अपमानजनक संधि करा दे, हिटलर पैदा हो गया, और हिटलर 1935 में वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया, संधि पत्र को फाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं कि शक्ति का संतुलन करो, लड़ाई कभी नहीं होगा। देखिए अक्सर मत्स्य न्याय चलता है, नहीं तो माइट इज राइट चलता है। एक विद्वान है जिन्होंने कहा, कलाड नामक एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि जितना भी तलवार है उसका हॉल बना दो। हॉल, खेत जोतने वाला लड़ाई होवे नहीं करेगा। आज लोग अपने सोल्जर के बल पर लड़ाई नहीं करते हैं, स्टाइगर के बल पर करते हैं। सारा स्टाइगर पर अंत कर दो, लड़ाई होगी ही नहीं। चीन भौंकता है इसलिए, पाकिस्तान भौंकता इसलिए, ये नहीं कि इंडिया से लड़ लेगा। हमारे यहाँ तो मैट्रिक के परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट ही काफी उनके लिए। सरकार छात्रवृत्ति का राशि खाली बढ़ा दे, 10,000 के बदला 25,000 कर दे। नहीं, लेकिन कूदता क्या है, परमाणु बम है। धमकी भी दिया था 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कारगिल युद्ध के समय धमकी दिया था कि हमारे पड़ोसी हमको कमजोर मत समझे, हमारे पास क्या है, परमाणु बम है। अटल ने क्या कहा कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज होता है। बोलती बंद उनकी हो गई नहीं, मतलब आप छोड़ेंगे, हम चुप थोड़ी ना रहेंगे। आप छोड़ो तो हम समझते कि 2 करोड़ आबादी इंडिया की गई। पाकिस्तान छोड़ेगा तो परमाणु पटका तो इंडिया का 2 करोड़ आबादी बस 30 मिनट के अंदर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया छोड़ दिया तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। नहीं, 2024 का नारा दे रहा है। हमने कहा तो शक्ति का संतुलन करना हो, मैंने शक्ति के बराबर तराजू के 2 पलड़ा है तो दोनों पर 3-3 रोटी रखना होगा। एक पर 5 और एक पर 3 रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रखोगे तो व्यवस्था वहां भी क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। और संतुलन जब बिगड़ेगा तो इंसान ईमानदार तब तक रहता है जब तक उस पर पद पैसा पावर नहीं मिलता है। पद पैसा पावर मिलता है इंसान क्या होता है, बौखला जाता है, गरमा जाता है।
किसी को इतना पैसा मत होने दो, इतना पावर मत होने दो, इतना ताकत मत होने दो कि व्यवस्था को क्या करे, गड़बड़ा दे, या तो उसके पावर को दबा दो। जैसे अमेरिका बढ़ रहे हैं तो अमेरिका को दबाने के लिए देखिए ना क्षेत्रीय संगठन बनना शुरू हो गया है, चाहे आसियान हो, सार्क हो, दक्षिण हो, कुछ भी बनना शुरू हो गया ना। आज अमेरिका को चैलेंज दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और अमेरिका को चैलेंज देने वाला यूरोपीय संघ वाला संगठन था। आज तो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, अमेरिका परेशान है। अभी लड़ाई चल रहा है रूस यूक्रेन में, अब परेशान कौन है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि बढ़िया है वो। हम तो बार बार कह सकता हूं कि चीन कभी इंडिया से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़े उपभोक्ता हैं चीन के, और उसके पास केवल बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। केवल भारत की गवर्नमेंट सरकार बॉन्ड कर दे उससे बिजनेस करना, तो 30 दिन के अंदर में चीन की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, आर्थिक तंगी में गुजरने लगेगा। कि कुछ सामान बेच कर ही ये कर चलता है। तो बनिया कभी किसी से लड़ता उड़ता, और जो बनिया लड़ ले तो समझना वो बनिया नहीं है, वो गिरस्त था, एक दिन सामान बेचने मार्केट में आया था। ट्राई करे कि हमसे कम दाम में ले जाकर ज्यादा में नहीं तो बेच रहा है। तो शक्ति का क्या करना पड़ेगा? संतुलन करना पड़ेगा। तीसरा, आतंक का संतुलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आतंक का संतुलन। आतंक के संतुलन की बात करें तो हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे, 1956 में क्या हुआ था? हाँ, पढ़ा दिया हूं इसलिए पूछ रहा हूं, बात तो बहुत हुआ था। हाँ बोलिए, क्या हुआ था? हाँ, सुएज संकट आया था, सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण हो रही थी। मतलब 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। तो जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था, टांग अड़ा दिया कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की न होने देंगे, क्योंकि जैसे राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो सुएज नहर पर मिस्र का दबदबा हो जाएगा। अब हमारा कोई जहाज जाएगा तो हमको क्या देना पड़ेगा? चुंगी देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। हम राष्ट्रीयकरण क्या करने देंगे? नहीं होने देंगे। गलत सही? यहां पर अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद नहीं किया, कहा कि नहीं राष्ट्रीयकरण होगा। अगर सुएज संकट के समय अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट कर देता तो मिस्र का अस्तित्व क्या हो जाता? मिट जाता। जैसे 1962 में एक और घटना घटी थी विश्व में, एक संकट आया था, बोलो पढ़ा दिया हूं, क्यूबा में मिसाइल संकट। क्यूबा संकट कब आया था? 1962 में आया था। और उस समय रूस की सेना वहां पर तैनात थी अस्त्र शस्त्र लेकर, लेकिन देखा क्यूबा मिसाइल संकट आ गया, तुरंत रूस ने अपनी वहां सेना क्या कर लिया? हटा लिया। अगर नहीं हटाता तो अमेरिका से मतभेद और बढ़ जाता। शांति की स्थापना करने का और ही प्रयास क्या करना होगा? निःशस्त्रीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निःशस्त्रीकरण की नीति हमें अपनाना पड़ेगा। गलत या सही? मतलब हमने कहा ना, ताकत इंसान के सोल्जर में नहीं, आज ताकत टाइगर में। कथी में? हम उसे नहीं जानता हूं। बंदूक के बारूद में ताकत आज है। बंदूक के बल पर इंसान बोलता है आज, अपने सोल्जर के बल पर नहीं बोलता है। तो विश्व में यदि शांति व्यवस्था को स्थापित करना होगा तो क्या करना होगा? निःशस्त्रीकरण कर देना पड़ेगा। जितने भी हथियार है उन सारे हथियार को प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में डुबा देना होगा। और निःशस्त्रीकरण करने के लिए ही आपको बता दें, 1952 में एक आयोग बना था, निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया। और निःशस्त्रीकरण आयोग ने कहा कि एक देश अपने पास उतना ही हथियार रखे जितना कि उसे क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत है। गलत कि सही? अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो ही करप्शन पैदा करना शुरू करता है। इंसान समाज में करप्शन तब लाता है जब वह पेट से ऊपर होना शुरू हो जाता है, और जो पेट से ऊपर नहीं है वह ये नहीं करता है। देखिएगा, ये घोटाला बेईमानी का हिसाब किताब वही करता है जो पेट से ऊपर है। नहीं, जो पेट तक है वह रोटी के लिए काम करता है, और जो पेट से ऊपर हो गया और मर्सिडीज और BMW के लिए बेईमानी करता है।
शांति की स्थापना करनी है तो निशस्त्रीकरण करना पड़ेगा और एक देश को उतना ही हथियार रखने का अधिकार दिया जाए जितना कि उसकी क्या है जरूरत है। और अगर हथियार रख लिया तो हमेशा उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि हथियार या परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। हालांकि परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग की जांच पड़ताल करने के लिए 1957 में एक स्वायत्त संस्था, एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होगी कि IAEA भले ही स्वतंत्र संस्था है लेकिन यह सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में, महासभा के नियंत्रण में रहकर काम करता है। गलती सही। और दुनिया में, बाहर विश्व में मात्र 12 ऐसे देश हैं जिसके पास क्या है, परमाणु ऊर्जा है। कितने देश हैं? और परमाणु संपन्न देशों का एक ग्रुप है जिसके पास परमाणु बम इतने देशों के पास है, लेकिन परमाणु ऊर्जा और बहुत देशों के पास है। तो परमाणु संपन्न देशों के एक ग्रुप का नाम है NSG। क्या नाम है? NSG। और NSG में कितने मेंबर हैं? 40। कितने मेंबर हैं? NSG है क्या? तो NSG जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यह 40 समुद्री राष्ट्रों का समूह है जिसके पास परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम नहीं, परमाणु ऊर्जा है। तो ये परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं परमाणु ऊर्जा से परमाणु बम तो नहीं बना रहा है, और परमाणु बम बना रहा था किसी को नष्ट करने के लिए तो नहीं बना रहा है। इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए 1957 में IAEA का गठन किया गया। और IAEA ने 2002 में इराक में जांच किया था, कई देशों में जांच पड़ताल किया है, और अगर सही पाया गया है तो उस पर कई प्रकार के पाबंदियां लगाने की बात कर दिया है। इसके बाद अगर विश्व में शांति लाना होगा तो हमें शांति स्थापना के कार्य करना होगा। क्या करना पड़ेगा? शांति स्थापना कार्य करना पड़ेगा। अब कहोगे शांति की स्थापना कैसे होगी? तो शांति की स्थापना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से आता है कि इंसान यदि छोटी मोटी गलतियां करे, माफ करते चलो। क्या? क्योंकि हर समस्या का समाधान अंतिम रूप से वार्ता ही होती है, तो पहले ही वार्ता क्यों ना कर लिया जाए। अब शांति की समस्या मान लिया, हम तो देख रहा हूं आज तक अपनी लाइफ में कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देता है तो जेल से निकलने वाला 80% लोग अपराधी बन जाता है। हमको लगता है शायद इतना अधिक टॉर्चर कर लेता है कि वह बेचारा उस गलत रास्ता को ही अपना लेता है। अगर इंसान गलती करता है तो थाने में जाकर उसको पकड़ के लाए तो उसको समझाया जाए, उस पर मानसिक प्रहार किया जाए, शब्दों का प्रहार किया जाए, मानव के अंदर मानवीयता के गुण जगाया जाए, तो गारंटी है गलत नहीं करेगा। मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूं कि पटना गया था, शायद कई बार कहानी बोला हूं। एक पुलिस वाला हाथ दिया, नहीं रोका, 10 कदम के बाद हम थे, रोक दिया। और मेरे आंखों के सामने घटना घटी कि जैसे ऑटो वाला आगे बढ़ा रहा था, नो एंट्री था, उसका अगले का चक्का का आधा चक्का आगे बढ़ गया, 200 फाइन कर दिया। जैसे लगा कि वह मैं मोहन रेखा पार कर गया हूँ, रेड क्लिप पार कर गया हूँ। वह दिन भर में अभी शुरुआत ही किया था, घर से जो 200 रुपये लाया था वो भी उसको जुर्माना लग गया, तो वो कभी पुलिस का सपोर्टर बनेगा? नहीं बनेगा। सीतामढ़ी में कुछ दिन मुहिम चला था कि ट्रिपल लोडिंग हो, उठबैठ कराता था, घोर अमानवीय कार्य था। वो पद का दुरुपयोग प्रशासन कर रहा था। उठबैठ कराने का बाबर नहीं देखते हो, गौशाला अम्बेडकर चौकी कहानी कर रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगा था उसका, हस्बैंड रोक दिया। ऐसे लोग को पुलिस में आने की कोई जरूरत नहीं है जो पद का दुरुपयोग। उतरवाया, कहा कि तुम इसको एक चप्पल मारो, बिना हेलमेट के चला रहा है।
मैं इसकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। पुलिस अगर फाइन काटती है कि तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उस समय इंश्योरेंस का कागज काट दो, हेलमेट नहीं है तो हेलमेट दे दो, उसका पैसा दुगुना ले लो। चालान काटता है, रोकोगे नहीं सर हम ये कर लेंगे, दुगुना कर देता है। विश्व के अन्य देशों में ही व्यवस्था है, आपके पास नहीं उस समय चालान काट देगा आपको। चालान में कुछ नहीं, आपको इंश्योरेंस वाला कागज का जितना लगे उतना ही देगा, वहां छोड़ा लेना। तो भारत में खास करके बिहार में ही होते हैं। महिला भी निकाली 3-4 चप्पल पुलिस को दी, उस दिन से बंदे हैं। कुछ लोग आया एसपी को कंप्लेन किया, किस नियम में लिखा हुआ है? आप चालान काटो ना, जितना काटना 1 लाख 2 लाख 5 लाख काट लो। चालान भी काटने का दायरा होता है, एक हेलमेट नहीं तो कितना कटेगा, ट्रिपल लोडिंग पर कितना कटेगा, हाई स्पीड पर कितना कटेगा, जिग-जैग चलेगा तो कितना कटेगा। ये तो कैसे एमबीआई बन जाते हैं पता नहीं चलता है। सारे रूल मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग, गांव में कहावत है कि खाता न बही जे मन करे वही सही। तो लोग कहां से करप्शन रुकेगा? पुलिस नाम है पू से पुलिस पुरुषार्थ हो, ली से लिप्सा रहित हो, और 100 से क्या हो सहयोगी हो। लेकिन पुलिस में ना पुरुषार्थ है, न वह सहयोगी है, और न क्या है उसमें लिप्सा का तो अंदर गुण भरा हुआ है। सरकार दरवा के सबको पसंद करती है। पुलिस मंत्री इतना बड़ा बड़ा नगारा निकाल लेता है, उससे अपराधी उसके बगल से दौड़ जाता है, उसे पकड़ाता नहीं। कि दरवाने का ढकोसला क्यों? मतलब आर्मी में ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गलत कि सही? सरकार को एक बार इस व्यवस्था की जांच करनी चाहिए कि आप नौकरी जब ज्वाइन कर रहे थे कागज पर ही नियम बन के रह गया कि इतना पेमेंट आपके पास प्रॉपर्टी था, लेकिन हटने के बाद इतना कहां से आ गया? जांच होता है बार बार। अभी राजस्थान में, सॉरी झारखंड में आए ना के आईएएस अधिकारी के पास, पूजा सिंह के पास, उतना प्रॉपर्टी यहाँ कहां से गया? हमको तो लगता है कि इस प्रकार की जांच भारत के हर ऊंचे पदाधिकारी को शायद कर देना चाहिए। देश का करप्शन रुक जाएगा। कुछ नहीं, जैसे हो उसको प्रॉपर्टी को सीज करो, सरकार के नाम कर दो, देश के नाम कर दो, और उसको हमेशा के लिए जेल में बंद कर दो कि अगला इंसान ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा है? लेकिन होने वाला नहीं। तो शांति की स्थापना का काम करना होगा, शांति में गिरना होगा, तो सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो, मानव के अधिकारों की रक्षा हो, युद्धबंदी को रिहा की जाए। अगर इंसान छोटी मोटी गलती संजोग से या धोखा से हो जाता है, उसके भावनाओं का कदर कर दो, उसके दोबारा मौका दिया जाना। हाँ, अगर उस मौका का दुरुपयोग करता है तो उसको सजा दो। लेकिन एक बात है, हमने जो भी कहा यह सुरक्षा की क्या है, पुरानी अवधारणा है। क्या है? ये सब पुराना बात हमने कह दिया। अब सुरक्षा की नई अवधारणा की बात कर ले। सुरक्षा की नई अवधारणा क्या होगी? तो सुरक्षा की नई अवधारणा में सबसे पहला बात है कि आपको दुनिया से गरीबी को मिटाना होगा। मालूम है आज करप्शन काहे बढ़ रहा है? कि बेरोजगारी है। ये पुरानी बात है। अगर दुनिया में शांति व्यवस्था को लाना है, चोरी डकैती हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं को कम करना है, नियंत्रण करना है, तो हर इंसान को काम दे दो, किसी न किसी काम में इन्वॉल्व कर दो। इंसान 9 बजे रात सुबह से 8 बजे रात तक काम करता रहेगा तो आएगा थका रहेगा, वो किसी का ताला नहीं निकलाएगा, केकर ताला कमजोर है। देर रात तक मोबाइल नहीं चलाएगा, क्योंकि काम का थकान रहेगा तो उसको बेड पर नींद की जरूरत है। और हमको तो लगता है कि सब इंसान को काम मिलेगा तो शायद सरकार को परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण की नीति ही नहीं लाना होगा। गलत बोल रहा हूं? तो गरीबी दुनिया से क्या मिटाना पड़ेगा? आपको गरीबी को मिटाना होगा, क्योंकि सारे अपराध के जड़ में क्या है? गरीबी है। सुनने में आता है कि 1,000 के लिए इंसान की हत्या कर दे रहा है। एक बार तो सीतामढ़ी में ही 2 साल पहले घटना घटी थी। 2 रुपया किराना दुकान का बाकी था, छोटा छोटा बच्चा था, एक दूसरे को चाकू मारते हुए मरिए क्या उसी समय। जानकी स्थान की कहानी है, ये पेपर में छपा था, हमने पढ़ा था उसको। 2 रुपया के लिए नहीं क्यों देगा? मतलब उसके नजर में 2 रुपया का वैल्यू इंसान के जीवन से ज्यादा था। हाँ, दूसरी कहानी, स्वस्थ शिक्षा देना होगा। क्या देना होगा?
स्वस्थ शिक्षा देना होगा। आज हमारी शिक्षा जो है, आपको बता दें, नौकर पैदा करने वाला दिया जा रहा है, और हमारे बच्चे भी वही चाहते हैं। मैं राजनीति शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, करीब 50 ऐसे छात्र छात्रा हैं जो नहीं पढ़ने आते, कि हमारे विषय नहीं ना पढ़ेंगे, तो वो नौकरी के लिए शिक्षा पर, नौकर बनने के लिए ज्ञान लेते हैं। तो जिसके दिमाग में कि मुझे नौकर बनना है, वो जीवन में कोई सुधर नहीं सकता है, तो कोई मालिक बन नहीं सकता है। अगर आपकी शिक्षा केवल नौकरी लेने के लिए हो तो नौकरी करो, नौकरी ना बनोगे। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए, नौकरी लेना नहीं, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो नौकरी मिल जाएगा, और नौकरी वाला लेगा तो उतना ही पढ़ोगे जितना तुमको जरूरत है, तो हमेशा तो गुलाम रहेगा ना। तुमको सिर उठाकर ये सर, जी सर, नो सर कभी नहीं कहेगा। और चाणक्य ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ना तो न कहना भी सीखो, क्योंकि इंसान का यह भी एक बहुत बड़ा हथियार है, न कह दो। तीसरा बात क्या करना होगा? मानव अधिकार, मानव के पलायन को रोकना होगा। आज देख रहे हैं कई जगह, मान लो किसी गांव में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है, पूरे गांव में मुसलमान है और 2 हिंदू है, तो इतना टॉर्चर करता है कि उसे गांव छोड़कर भागना पड़ता है। अगर वहां पर हिंदू ज्यादा है, मुसलमान की संख्या कम है, तो ये हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे अपना सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ कर बेच बाच के भागना पड़ता है। जैसे जब आजादी हमारे देश को मिली तो लगभग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 16.5% हिंदू थे या गैर मुसलमान थे, लेकिन आज हम मात्र 2 से 2.5% हिंदू ये गैर मुसलमान रह गया है। सर्वे गलत नहीं है, सर्वे रिपोर्ट एकदम सही है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में जो गैर मुसलमान रह रहे हैं, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई पर, कि सरकार ने 2019 में नियम बनाया कि 2014 ईस्वी से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से इंडिया में जो गैर मुसलमान आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसके लिए भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 में बना था। 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके 2019 में एक नया नागरिकता अधिनियम लाया गया, CAA नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब CAA का फुल फॉर्म नहीं जानने वाले भी हल्ला कर रहा था, चाहे शाहीन बाग में बैठा हो, चाहे सीतामढ़ी के चौक चौराहे पर बैठा हो, नेता लोग अपने समर्थकों को जुटाकर, आधा लोगों को CAA का फुल फॉर्म नहीं पता था। पता चला कि 200 रुपया के रोज लेकर, 500 रुपया के रोज लेकर धरना पर लोग बैठता था। तो जब तक किसी बात को जानो नहीं, विरोध मत करो। CAA जाओ, आधा लोग नहीं जानता है रियल है क्या, वास्तविकता है क्या CAA, गलती की सही, खूब विरोध करता है। हमारे गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी ने गुरु क्यों माना? इसलिए माना कि गोखले ने कहा कि अगर भारत की राजनीति में प्रवेश करना है तो पहले तुमको भारत के लोगों को जानना पड़ेगा, भारत को जानना पड़ेगा। यहां समझता कुछ नहीं, और लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि जिसको तू राजा मान लिया उसको भी गाली दे देता है। यहां तो अपने बाप को गाली देने की परंपरा चल गई है। हाँ, लोगों मैं सही बोल रहा हूं। घटना घटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी लोग गाली दे देता है। अरे तू पढ़ा लिखा कथी के? प्रधानमंत्री को गाली दिया, वो तो अपने बाप को गाली दे दिया। राष्ट्रपति को कुछ कहा, अपने बाबा को कुछ कह दिया। वो पद सम्मानीय पद है, सम्मानित पद है, अगर कहना भी तो अच्छे शब्दों में कुछ कहो उनके लिए। है क्या बनने वाली है? अच्छा, द्रौपदी मुर्मू बनने वाली है। तो हमने कहा कि देश से जो पलायन हो रहा है, जैसे बात यहां दिया है, इराक में कुर्द इराक में रहते, उनको इतना मारा पीटा गया कुर्दों को मुसलमानों ने कि कुर्द वहां से भाग गया। बोस्निया में ईसाइयों ने मुसलमानों पर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि बोस्निया से सारा मुसलमान क्या हो गया, भाग गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं पर, बौद्धों पर, जैनों पर इतना ज्यादा प्रचार हुआ, परेशान किया गया कि ये लोग भारत के अलग अलग राज्य में आकर क्या हो गए, बस गए।
ये जो मानव अगर शांति रख व्यवस्था करना होगा तो पलायन को रोकना पड़ेगा। कहोगे सर बात झूठ बोल रहे हो, तो पाकिस्तान में की क्रिकेट टीम में खिलाड़ी है ना, हिंदू है, वो कहता है कि हमें कभी पूरा बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया। हाँ है, था एक, हमको क्रिकेटर किसी का नाम पता नहीं। अब है निःशस्त्रीकरण की राजनीति। निःशस्त्रीकरण हो कैसे? तो निःशस्त्रीकरण की राजनीति के लिए आप सबको पता है कि मैंने कहा कि 1952 में निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया था, और निःशस्त्रीकरण आयोग में कहा गया कि एक देश को उतना ही हथियार रखने की जरूरत है जितना कि वो अपनी रक्षा कर सके। और परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया। और आपको बता दें कि 1963 में एक संधि हुआ था, नाम था पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि आया। इस पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि में कहा गया कि आप राजनीति अकेला कम करना पड़ेगा परमाणु बम बनाने का होड़ में, कि आप समुद्र में, धरती के ऊपर और हवा में परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते। तो कहां करेंगे? धरती के अंदर सुरंग बना, वहां करो। तो यह भी इस संधि लाने का उद्देश्य क्या था कि जो देश गरीब है, जो कमजोर है, वह परमाणु बम क्या करे, न बनाए। उसके बाद एक और संधि आया 1970 में, आया था ना, इसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि 68 में आया, 70 में लागू हुआ। परमाणु अप्रसार संधि में कहा गया कि दुनिया में 5 ही ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न है। इस संधि में कहा गया अमेरिका, यूएसए नहीं, ब्रिटेन, क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रूस, और कौन है, चीन। ये 5 को परमाणु संपन्न देश था। इन सब ने मिलकर 70 में एक संधि किया, परमाणु अप्रसार संधि, और कहा कि हम लोग परमाणु बम बनाने का टेक्नोलॉजी कोनो को देवे नहीं करेंगे। जब टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो परमाणु क्या करेगा, नहीं बनाएगा, और हम लोग ही परमाणु संपन्न रहेंगे, पूरे विश्व पर दबदबा बना के रखेंगे। और कहा कि कई साल तक, अगला 25 साल तक हम लोग परमाणु बम बनाने का टेक्नोलॉजी तकनीक किसी को नहीं देंगे। तो 1970 में 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1995। 25 साल तक इन 5 देशों ने समझौता किया, तय किया परमाणु अप्रसार संधि में कि हम लोग 5 अगले 25 साल तक किसी भी देश को परमाणु बम बनाने की इजाजत क्यों नहीं देंगे, तब तकनीकें नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी ही नहीं देंगे। और 25 वर्ष पूरा कब हो गया, 1995 में। कब हुआ? और 95 में जब पूरा हो गया तो 1996 में एक संधि आया। क्या आया? एक संधि आया, उसका नाम था व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या नाम था? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस संधि में स्पष्ट कह दिया गया कि हम लोग भविष्य में किसी भी देश को परमाणु बम बनाने का टेक्नोलॉजी या सूत्र क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। और एक संधि पत्र लाया, उसी संधि पत्र का नाम क्या था, CTBT। और कहा कि जोना जोना देश के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन यदि वह परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है तो सिग्नेचर करवा लो उसे, ताकि परमाणु बम क्या करे, वो न बनाए। कई देशों ने, उत्तरी कोरिया ने, इराक ने, कई देशों ने दबाव में आकर सिग्नेचर तो कर दिया। इंडिया की बारी आई तो इंडिया का हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कि दुनिया में जो परमाणु संपन्न देश है पहले वो साइन करें, क्योंकि साइन करने का मतलब है कि अपने परमाणु बम को नष्ट करना, तब जाके हम साइन करेंगे। अटल जी ने स्पष्ट कह दिया यह नीति क्या है, भेदभावपूर्ण है। और आपको बता दें, शक्ति का संतुलन कह रहा है, विश्व में शांति बना, शक्ति का संतुलन करना पड़ेगा। जितना आपके पास ताकत है, यदि उतना मेरे पास ताकत होगा तो आप मेरे विरोध में क्या कीजिएगा,
ना बोलिएगा। पर आप ज़्यादा ताकतवर होइएगा, हम कमजोर है तो हमारे विरुद्ध में आप क्या कीजिएगा। तो इंडिया ने कहा कि नो सीटीबीटी क्या होगा, नहीं चलेगा। यह भेदभावपूर्ण संधि, ठीक है।